हेलो दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। दोस्तों, इस वीडियो को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो एक एग्जाम रिवीजन सीरीज का वीडियो है। यानी कि अगर आपके मान लीजिए आज से 2-3 दिन में एग्जाम है बायोकेमिस्ट्री का, तो उस कंडीशन में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज करना है जल्दी से, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आप ये नॉर्मल डेज पे देख रहे हैं, जैसा कि मतलब आपको डेप्थ चाहिए टॉपिक की, तो फिर आपको इंडिविजुअल वीडियो पे चूज करना पड़ेगा। आपको इंडिविजुअल वीडियो पे देखना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है या एचएमपी शंट क्या होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सिंपल भाई मेरा तो यूनिवर्सिटी पेपर है, मुझे इसे क्लियर करना है, मुझे सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ये जो एग्जाम रिवीजन सीरीज है इसे प्रिफर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये व्हाइट पेन दिख रहा होगा, इसी व्हाइट पेन से मैं आपको गाइड करूंगा इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, इसे फॉलो करते रहिएगा। शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपको 7 पॉइंट्स में इसमें मैंने ब्रेक किया हुआ है। तो इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात करेंगे, आसान शब्दों में बात करेंगे। शुरू कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस से। अब सबको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम होता है ईएमपी पाथवे। ईएमपी की फुल फॉर्म एम्पटन, मेयरहोफ एंड पार्नास। ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, एम्पटन, मेयरहोफ एंड पार्नास, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी ग्लाइकोलाइसिस की, इसलिए इनके नाम के सम्मान देने के लिए हम इसे ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। 3 कार्बन का होता है दोस्तों ये, और इसी के साथ बन जाती है इसमें एनर्जी भी। तो दोस्तों, अब ये ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर होता है, तो सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक न्यूक्लियर कंपार्टमेंट और एक साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ना, ये साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट का प्रोसेस है, यानी कि साइटोप्लाज्म में ऑपरेट करता है। इसके जो एंजाइम्स है वो साइटोप्लाज्म में हमें मिलते हैं। साथ ही ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होने का क्या फायदा है कि ये सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो। सभी के सभी में ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ कहाँ में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों वो है आरबीसी, कॉर्निया एंड लेंस। अब ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल पाथवे है इसलिए सभी जगह मिलेगा। सिर्फ एग्जांपल्स मैंने 3 ऑप्ट किए हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ यही मिलता है, ठीक है। अब आरबीसी की कहानी सुनो। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है एब्सेंट, और न्यूक्लियस एब्सेंट यानी कि जैसे राजा एब्सेंट, तो उसके मंत्री भी एब्सेंट, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट। अब सेल ऑर्गेनल्स में एक मुख्यमंत्री समझ लो आप, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये सबको पता है। अब आरबीसी को भी तो पावर चाहिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है इसमें, तो एनर्जी कहाँ से बनेगी। चलो, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, तो एनर्जी बन जाएगी। लेकिन आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस में कोई खास एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। एनर्जी सबसे तगड़ी बनती है भाई साहब ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और वो यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि उसके जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो अब आरबीसी कैसे निपटेगी इससे। तो गॉड ने क्या ब्यूटीफुली एक डिजाइन क्या बनाया हुआ है कि आरबीसी में एक तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत एनर्जी बन जाएगी, लेकिन जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी है आरबीसी को वो बनता है एक शंट पाथवे से, जिसका नाम है एचएमपी शंट। अब एक बात देखना, जहां पे भी शंट नाम आ गया, शंट का मतलब ही होता है अल्टरनेट, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल का अल्टरनेट है एचएमपी शंट। आरबीसी में क्योंकि हम क्रेब साइकिल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्रेब साइकिल चलेगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसके सारे एंजाइम्स ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम्स है और माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बेचारा एब्सेंट है। तो आरबीसी में क्या होगा फिर, आरबीसी में चलेगा एचएमपी शंट, और एचएमपी शंट जो है वो बनाएगा एनर्जी आरबीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो इंटरमीडिएट्स है ग्लाइकोलाइसिस के, वो अमीनो एसिड और फैटी एसिड सिंथेसिस में भी काम में आते हैं, यानी कि उनके उनके पाथवे के साथ भी एक कॉमन है। मतलब जैसे वो एक आएगा इसमें डीएचएपी, जिसको प्यार से हम धाप बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, तो वो क्या है, फैटी एसिड में मिल जाएगा आपको। तो इन दोनों के साथ कार्बोहाइड्रेट भी लिंक हो रहा है, यानी कि ये एक एम्फीबोलिक नेचर का पाथवे, यानी कि इसमें 3-4 पाथवे से मिल रहे हैं। इसमें सिंथेसिस भी हो रहा है, इसमें डिग्रेडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसे हम एम्फीबोलिक नेचर ऑफ पाथवे बोलेंगे, किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। अब आते हैं मेन प्रोसेस पे कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम ग्लूकोज के साथ। ये ग्लूकोज आ गया,
ठीक है, हमने खाना खाया, उससे अल्टीमेटली हमें मिल गया ग्लूकोज। अब ये 10 स्टेप का प्रोसेस है, सुन लेना। यहाँ पे ये नंबर लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 तक मिल जाएंगे आपको। रेड कलर में मिल जाएंगे आपको एंजाइम्स, और ब्लैक कलर में दिखा रखे हैं मैंने कि कुछ इससे क्या बन रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज से शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रोसेस का एंजाइम है हेक्सोकाइनेस, और ये बनाता है ग्लूकोज को एटीपी के साथ जोड़ के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी की जो 3 फॉस्फेट है उनमें से एक फॉस्फेट ये ग्लूकोज को दे देता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर एक है आइसोमरेज एंजाइम, ये क्या करता है आइसोमराइजेशन, ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज लगा देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जगह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कोई चेंज नहीं है, दोनों ही 6 कार्बन के मोलिक्यूल है। फिर मेन एंजाइम आएगा पीएफके। पीएफके इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्लाइकोलाइसिस, इट इज द बायोमार्कर एंजाइम या मार्कर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। रेगुलेशन में भी फिर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसमें फीडबैक इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये पीएफके भी वही काम करेगा जो हेक्सोकाइनेस ने करा था, कि अपने जो रिएक्टेंट है ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसको एक फॉस्फेट और पकड़ा देगा। फॉस्फेट पकड़ाने का जिम्मेदारी हमेशा किसकी होती है, एटीपी की। तो बन क्या जाएगा, अब एक फॉस्फेट पहले से ये एक और आ गया, तो वो फर्स्ट लोकेशन पे आया, पहले छठे पे था, फ्रक्टोज 1 6 और बिस फॉस्फेट, ये प्रोडक्ट बन गया। चौथी प्रोसेस में एंजाइम है अल्डोलेज। अल्डोलेज जो है ये क्या है, ब्रेक कर देगा फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट को ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम कभी कभी शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं G3P। इसका मतलब भी ये होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें तोड़ देगा। अब चक्कर क्या है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 6 कार्बन का नहीं होता। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का मोलिक्यूल है। ठीक है, ये 6 कार्बन भूल जाओ। अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 कार्बन का मोलिक्यूल है, और ये फ्रक्टोज 1 6 बिस्फोस्फेट है 6 कार्बन का मोलिक्यूल। तो 6 से 3 का बन रहा है, यानी कि 3 बचेगा भी सही, तो वो एक और मोलिक्यूल बना देगा, यानी 3 + 3, यानी कि ये ट्वाइस करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो पिछली वाली इमेज तक आपने देखा था कि अल्डोलेज ने बना दिया था ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P, वो ये रहा। ठीक है, अब G3P का आइसोमराइजेशन आइसोमरेज एंजाइम करेगा, और DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि अगेन एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये बना लेगा। तो ये आइसोमराइजेशन चलता रहता है। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्सिबल है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एंजाइम आएगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये छठे नंबर का। ये क्या करेगा, ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का डिहाइड्रोजिनेशन कर देगा, यानी कि इससे जो है NADH बना लेगा। हाइड्रोजन इसने बाहर निकाला है, असल में NADH कैसे बना होगा, NAD प्लस NAD प्लस NAD प्लस यहाँ आया होगा, और इसका हाइड्रोजन इसको मिला होगा, तो ये NADH बन गया। तो इसने करा डिहाइड्रोजिनेशन इस रिएक्टेंट का, इसका हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो बन गया NADH। ठीक है, तो ये काम होता है इस एंजाइम का। अच्छा, ये सब यहाँ पे दो दो हैं, ये कंसिडर कर लेना। मैंने ये जो ये रेड कलर का बना रखा है ना बार, ये ×2, यानी कि ये बनेगी भी चीजें दो दो, निकलेगी भी चीजें दो दो, और ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो तुम देख पा रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, दो दो ही है। ठीक है ना। अब ये सारे 3 3 कार्बन के और है, क्योंकि ऊपर तो 6 कार्बन था, फिर वहां से अल्डोलेज ने तोड़ा 3 कार्बन के में, तो 6 से जब 3 का बनाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल अपने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आ चुके हैं 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं G3P से, किसने, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने। अब इसके ऊपर एक्ट करेगा फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। फोस्फोग्लिसरेट काइनेज क्या करेगा, इससे एटीपी बना लेगा, यानी कि इसका जो फॉस्फेट है वो निकाल देगा। अब वन कार्बन से जब इसने फॉस्फेट निकाल के एटीपी को दिया, तो यहाँ क्या बच गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 1 से तो निकल गया, तो बिस भी हट जाएगा, 1 भी हट जाएगा, बस बच जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट थे, इससे आप एक एंजाइम एक्ट करेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ये कुछ भी नहीं है, ये भी आइसोमराइजेशन जैसा ही है, एक फॉस्फेट उधर से उठा के इधर लगा देगा, यानी 3 से 2 पे लिया है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, तो अब बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और 9th नंबर की रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ भी क्यों। इनोलेज एंजाइम है यहाँ पे। इनोलेज क्या करवाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से H2O निकाल देगा और बन जाएगा PEP। PEP इज फोस्फोइनोल पायरुवेट, अगेन अ 3 कार्बन मोलिक्यूल। अब मैंने कहा था इनोलेज वाली इंपॉर्टेंट है, इनोलेज वाली इंपॉर्टेंट भाई साहब इसलिए है, पहले तो ये समझ लो, इनोलेज का एक इनिबिटर होता है जो याद रखना, सिलिकॉन Si। ठीक है ना। अब सुनो इंपॉर्टेंट क्यों है। डायबिटीज में ब्लड सैंपल लेते हैं, तो सबको पता ही है ब्लड शुगर नापनी पड़ती है अपने को, रैंडम, पोस्ट प्रेंडियल, फास्टिंग। ठीक है, सबके सब में वो जो ब्लड सैंपल लेते हैं ना, उसको जिस बोतल में रखते हैं वो सिलिकॉन की कोटेड बोतल होती है।
अब ऐसा क्यों? इसका कारण है सीधा सा, मैंने बोल दिया आरबीसी में और ब्लड के अंदर और भी चीजें तो सब में ग्लाइकोलाइसिस चलनी चलनी है। अब ब्लड के अंदर जो शुगर मौजूद है, अगर वो उसकी ग्लाइकोलाइसिस चला गया, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चल गई, तो वो ग्लूकोज कम हो जाएगा ना, पायरुवेट बन जाएगा उससे। तो जब अपन उसे नापेंगे, जब एस्टिमेट करेंगे तो ग्लूकोज की वैल्यू कम आएगी। तो किसी के डायबिटीज है और वो उसमें वैल्यू कम आ रही है तो पता ही नहीं चलेगा कि इसके डायबिटीज है। इसलिए टू अवॉइड ग्लाइकोलाइसिस इन द सैंपल विच हैज बीन रिकॉर्डेड, तो उसलिए हम सिलिकॉन कोटेड बोटल्स यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर जो ब्लड है उसमें ग्लाइकोलाइसिस जो वो हिंडर हो जाए, स्टॉप हो जाए। और जो ब्लड सैंपल की एक्चुअल ग्लूकोज वैल्यू है, वही ट्रू ग्लूकोज वैल्यू जो है, जो कि हमें सच में चाहिए डायग्नोसिस बनाने के लिए, वही हमें सामने आए रिजल्ट से। तो इसलिए हम इनोलेज एंजाइम्स को उसमें इनिबिट करते हैं सिलिकॉन की वजह से, जो कोटिंग है वो सिलिकॉन की। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंजाइम इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? पीईपी से पायरुवेट बना देगा। एटीपी यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, ये थी 10वीं स्टेप। 10 स्टेप आप देख सकते हैं, इसमें ये प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो याद डायरेक्ट याद रखने वाले पॉइंट है वो देखना। एक तो ये 10 स्टेप की रिएक्शन है, इसमें जो 1, 3 और 10 सीधे याद रखना। 1, 3 और 10 जो है इरिवर्सिबल स्टेप है। क्यों? सीधी सी बात है, काइनेज है वहां पे। एंजाइम के पीछे देख लेना, काइनेज आ रहा है। तो काइनेज एक्टिविटीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो 1, 3 एंड 10 जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप है। और रिएक्शन नंबर 7 और 10 है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये एसएलपी क्या चीज है भाई? एसएलपी क्या है? कुछ भी नहीं है, एटीपी का सिंथेसिस विदाउट ईटीसी। किसी भी रिएक्शन में अगर सीधे दिख रहा है ना आपको एटीपी बनता हुआ, जैसे ये देखो, ये 10वीं रिएक्शन है, सीधे एटीपी बन रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है, सीधे एटीपी। एडीपी आया, उसको फॉस्फेट मिला और ये एटीपी बन गया। रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन नंबर 7 यहाँ पे भी एटीपी डायरेक्ट बन रहा है। तो ये रिएक्शन नंबर 7 और 10 क्यों एसएलपी क्यों बोल दिया? एटीपी सिंथेसिस विदाउट ईटीसी। यहाँ ईटीसी की रोल ही नहीं है, बीच में ईटीसी चला ही नहीं। ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया में अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में है। तो बिना ईटीसी के एटीपी बन रहा है, इसे हम बोल देंगे एसएलपी। सबस्ट्रेट अपने खुद के दम पे एटीपी बनवा रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एंजाइम पीएफ के इंपॉर्टेंट था, मार्कर एंजाइम मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की। एनर्जेटिक्स मतलब हिसाब किताब निकालना है कि कितने एटीपी, कितने कहाँ, क्या यूज हुए, क्या बने। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बात करेंगे अपन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी मैं कह सकता हूँ कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है अपने पास। ठीक है, एटीपी यूटिलाइज हुए दो, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 3 में। मैं दिखाता हूँ आपको। ये रिएक्शन नंबर 1 हेक्सोकाइनेज, एक एटीपी इन्वॉल्व है, और ये रही एक और एटीपी। ये एटीपी क्या? पे इन स्टेप है, यानी कि इसमें अपना खर्चा हो रहा है। यूटीपी एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस्ड कितने? 4। अब 4 कैसे? आपको तो यहाँ दो ही दिखेंगे, रिएक्शन नंबर 7 और 10। एक तो ये रही और एक ये रही, दो ही है। लेकिन मैंने यहाँ इंटू 2 लगा रखा है, बता दिया था इसका रीजन। 6 वाले से 3 वाला बनेगा तो 3 वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो ये आगे वाली सारी चीजें दो दो बार होगी एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। तो एटीपी भी यहाँ 2 है ना, तो 4 मिलेंगे एक ग्लूकोज की वजह से। अपन यहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो एटीपी कितने? 4। ऐसे ही एनएडीएच बना उधर एक था, लेकिन वापस इंटू 2 होने की वजह से 2 एनएडीएच बनेंगे। ठीक है, तो हिसाब लगा लो, 4 एटीपी 2 एनएडीएच। पर ये 2 एटीपी का खर्चा हो गया, तो 4 एटीपी नहीं, अपने को तो 2 एटीपी मिले, तो 2 एटीपी और 2 एनएडीएच। अच्छा, अब एनएडीएच को भी ईटीसी में भेज के और एक बार एटीपी बनवा लेते हैं उससे। एनएडीएच जब ईटीसी में जाता है ना, तब वो एटीपी बनाता है। अपनी बॉडी को कुछ भी नहीं चलता, सीधे एटीपी चाहिए अपने को। एनएडीएच से अपने को कोई वास्ता नहीं है। अगर अपने को एनर्जी डिराइव करवानी है ना, तो अपने को एटीपी ही चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। तो एनएडीएच मतलब यूं समझ लो डॉलर की तरह, अपने यहाँ डॉलर नहीं चलेगा, रुपया चलेगा, तो अपन जाके एयरपोर्ट से चेंज करा के लाएंगे। तो बॉडी के अंदर का एयरपोर्ट होता है ईटीसी, वहां पे जो है करेंसी एक्सचेंज होती है, एनएडीएच जाता है और अपने को वो एटीपी दे देता है। ठीक है, तो नीट तक तो अपन पढ़ते थे कि एक एनएडीएच में 3 एटीपी होते हैं, लेकिन अब भ्रम तोड़ दो, एमबीबीएस में आ गए हो। एक एनएडीएच में 2.5 एटीपी होते हैं। थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, एटीपी थोड़े कम बन रहे हैं। ठीक है, याद रख लेना, 2.5 मिलेंगे। तो दो तो ये ऐसे के ऐसे ही है, इनमें कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। एनएडीएच में बढ़ी, तो 2 इंटू 2.5 करोगे तो 5 आएगा, और 5 और 2 7, 7 एटीपी बन रहे हैं। वहां नीट में अपने 9 एटीपी बन जाते थे। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि महंगाई बढ़ गई है, वैसे सच में भी बढ़ी गई है। आगे चलते हैं। रेपरपट लूबेरिंग साइकिल। अब देखो, मेरे को ही बोलने में दिक्कत आ रही है। ये जो प्रोसेस है ना, थोड़ी सी मतलब हर बच्चा लिख के नहीं आता है पेपर में। अगर आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर थोड़ा भावुक हो जाएगा, क्या पता एक एक नंबर एक्स्ट्रा दे दे। तो ये
तीन लाइनें लिख के आनी है। रेपेपर्ट लुबेरिंग साइकिल क्या है? अल्टरनेट पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस। एक तो एचएमपी पढ़ा था, उस एचएमपी की क्या बात है, वो तो ग्लाइकोलाइसिस छोड़ो, तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक और क्रेब साइकिल तीनों का अल्टरनेट है अकेला ही। पर ये छोटा वाला है, ये सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेट है। इसमें क्या, ये भी आरबीसी में होता है। और हेल्प्स इन अनलोडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। अनलोडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन में ये रेपेपर्ट लुबेरिंग साइकिल जो है वो हेल्प करती है। कैसे करती है, डिटेल अगर शौक हो तो पढ़ लेना, वरना इतना भी बहुत है। एक बात बताना चाहूंगा कि इस साइकिल की वजह से जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन से बाइंड करने की एबिलिटी, ऑक्सीजन का प्रति प्यार वो कम हो जाता है। उसकी जैसे क्या, ये टिश्यू लेवल पे देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल पे तो अपने को हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिलीवर करवानी है, तो वहां पे ये साइकिल चलेगी और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन को जो टिश्यू है वो यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस ट्रू सेंस में समाप्त होता है। अब आ रहे हैं अपन अपने सेकंड पॉइंट पे। काफी छोटा पॉइंट है, वो है लिंक रिएक्शन। ये जितना दिख रहा है इतना सही है। इसमें क्या है, थोड़ा कलर बदल लेते हैं, आंखों को अच्छा लगेगा। लिंक रिएक्शन सुनो। अपन ने ग्लूकोज लिया, पायरुवेट बना दिया, ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब लिंक रिएक्शन क्या है कि इसको आगे भेजना है क्रेब साइकिल में। बड़ी साइकिल जो है ना वो क्रेब साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस के बाद। अब क्रेब साइकिल को क्या चाहिए, उसको चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम है। अपन ने क्या बनाया है, पायरुवेट बनाया, अपन ने पायरुवेट है, चाहिए उसे एसिटाइल कोएंजाइम है। तो बीच में क्या करना पड़ेगा, अपने को लिंक करना पड़ेगा ना दोनों को। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे अपन भाई, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देंगे। ये काम करेगा अपने लिए लिंक रिएक्शन का एक एंजाइम, जिसको बोलते हैं पीडीएच कॉम्प्लेक्स। काफी इंपॉर्टेंट, मतलब इसके ऊपर तो नीट में तो इतने बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको याद हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। इसका नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स या पीडीएच कॉम्प्लेक्स, ये भी अपन याद करते फिरते थे नीट में। इसके 5 कोफैक्टर होते हैं कोएंजाइम। एक तो होता है टीपीपी, ये वो है विटामिन ए, थायामीन। इसके बाद आ जाओ लिपोमाइड, एनएडी प्लस कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए क्यों, एसिटाइल कोएंजाइम में बनवाना है तो कोएंजाइम में यहाँ आता भी है, और उसके साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, और एक एफएडी। तो ये सारे याद कर लेना, 5 टीपीपी, लिपोमाइड, एनएडी प्लस, एफएडी, कोएंजाइम है। और डिफरेंट एंजाइम्स में अब कॉम्प्लेक्स है, यानी कि मल्टीपल एंजाइम मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, एक तो मेन खुद पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसके नाम पे कॉम्प्लेक्स का नाम है, तो वो तो मिलना ही मिलना है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। मिलेंगे डाइहाइड्रोलिपोइल, एक तो ट्रांस एसिटाइलेज और वापस से डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोलिपोइल, ट्रांस एसिटाइलेज एंड डिहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये 3 एंजाइम। तो कुल मिला के लिंक रिएक्शन में क्या याद करोगे, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में पीडीएच कॉम्प्लेक्स, 5 कोएंजाइम और 3 मेन एंजाइम, जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नाम है वो। आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। अब आ रही है मेन साइकिल, ये क्रेब साइकिल। इसके लिए ये वाला कलर यूज करेंगे, मस्त। ठीक है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसका दूसरा नाम है क्रेब साइकिल, या इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी क्यों बोलते हैं। फर्स्ट जो बनता है वो सिट्रेट बनता है, सिट्रिक एसिड, इसलिए इसे बोलते थे सिट्रिक साइकिल। हाँ तो भाई अब क्रेब साइकिल में क्या है, फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमीनो एसिड। भाई साहब सब ले आओ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड वही हो गया प्रोटीन। तो इन सबका फाइनल जो सिंक है, यानी कि लास्ट में जहां पे एनर्जी निचोड़ ली जाएगी पूरी की पूरी, इसके बाद क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगी सिर्फ। ये जो पाथवे, इसका नाम है क्रेब साइकिल। क्रेब नाम के है सर हेंस क्रेब, ये नाम था साइंटिस्ट का, इसने इसे डिस्कवर किया था। एसिटाइल को एंजाइम में चाहिए भाई साहब क्रेब साइकिल को, ऑक्सीडेशन करेंगे उसका और बना लेंगे CO2 H2O और एनर्जी। ये प्लान है इनका क्रेब साइकिल वालों का। एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है इसमें, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में भी तो मैंने लिखा था एनर्जी, लेकिन मेन सोर्स यही साइकिल होती है इसकी, क्रेब साइकिल। ठीक है, इसीलिए बेचारी आरबीसी को एचएमपी शंट चलाना पड़ गया था, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, वो क्रेब साइकिल नहीं चल पा रही थी, तो एनर्जी कमी पड़ रही थी, तो फिर उसको एचएमपी शंट चलाना पड़ गया था। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट क्या है, द एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। भाई साहब साइकिल ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है, तो एंजाइम भी वहीं पाए जाते होंगे। अब इस साइकिल को देखो, आगे ना एक पेज पे, ठीक। अब देखना, एसिटाइल कोएंजाइम है, लिंक रिएक्शन से आया अपने पास। ठीक है, इसमें ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये पहले से मौजूद होता है। ठीक है, इसको दोनों को जोड़ के बना दो सिट्रेट। सिट्रेट सिंथेस नाम का एंजाइम लग जाएगा, नाम में समझ में आ रहा है। सिट्रेट सिंथेस क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट बोल लो या इसे सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे चले तो एक एंजाइम होता है अकोनिटेस, ये बना लेगा सिट्रेट से सिस अकोनिटेट,
और वापस यही एंजाइम बना देगा आइसोसिट्रेट। ये कुछ भी नहीं, आइसोमराइजेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है अकोनिटेट से। सिट्रेट से अकोनिटेट आइसोसिट्रेट, दोनों में पानी बाहर। आगे चलो। अच्छा ये भी 10 स्टेप वाली रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की तरह, वो भी याद रख लेना। आइसोसिट्रेट तक पहुंच गया, आइसोसिट्रेट पे चला दो। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन कर देगा। अब इससे हाइड्रोजन बाहर जाएगा, Na+ प्लस कैच कर लेगा तो बना जाएगा NADH। बन गया ऑक्जेलोसक्सिनेट। आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन बाहर निकाल के बना दिया हमने ऑक्जेलोसक्सिनेट। अगेन 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन, 6 6 6 और यहाँ पे भी 6। अब निकलेगी CO2 बाहर। कौन सा एंजाइम, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। CO2 भी बाहर निकलती है, हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है, ठीक है, और बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज 5 कार्बन मॉलिक्यूल एंड अगेन इट रिलीजेस CO2 एज वेल एज हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। NADH ने कैच करा, मतलब Na+ ने कैच करा, NADH बन गया, ये भी ठीक है। तो यहां से 6 में से CO2 निकाल के 5 कार्बन, अब 5 वाले में से भी CO2 निकल गई तो बन गया 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम पे एक करा सक्सिनेट थायोकाइनेज ने, इस एंजाइम ने एक करके बना दिया सक्सिनेट, इसका कोएंजाइम में भेज दिया। और एक यहाँ पे सिंथेसिस हो जाता है GTP। GTP कुछ भी नहीं है, ATP की तरह ही होता है, ठीक है। सक्सिनेट फिर फ्यूमरेट, फ्यूमरेट कैसे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इससे बन गया फ्यूमरेट। और ये फ्यूमरेट बनने के साथ साथ ये F से F याद रख लेना कि फ्यूमरेट जिस स्टेप में बनता है उसी स्टेप में FADH2 भी बनता है। FADH2 2 ATP के बराबर होता है, लेकिन वही आजकल महंगाई बढ़ गई तो नीट वालों के लिए तो 2 ATP होता है, लेकिन MBBS वालों के लिए 2 ATP नहीं 1.5 ATP होता है, 0.5 कम कर लेना। फ्यूमरेट से बन गया फिर एलमेलेट, ये कैसे, फ्यूमरेज एंजाइम, वापस ये आइसोमराइजेशन टाइप है, इसमें हाइड्रो ये पानी बाहर जाएगा, ठीक है। एलमेलेट के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो करेगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, और वापस से NADH बन जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज बहुत सारे हैं इसमें, याद कर लेना, और NADH बनाते हैं, ठीक है। NADH वही रिड्यूसिंग पावर, एक एनर्जी की करेंसी। अब इसमें देखो देखने वाली बात क्या है, 2 3 9 इस स्टेप में पानी बाहर जा रहा है, 2 3 और 9, ठीक है। याद करने में आसानी हो जाएगी। अब याद करो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। शुरू के 2 वाले को हटा दो बस, बाकी सब में एनर्जी बनेगी। 2 में भी मतलब 2 तो हटा ही दिया, 4 6 8 10 सब में NADH बन रहा है। ये देखो 2 तो हटा दिया, 4 NADH, 6 NADH, 8 में भी एनर्जी बन रही है पर वो NADH की जगह FADH2 है क्योंकि फ्यूमरेट आ गया, और 10 में भी NADH, ठीक है। तो याद करने में आसानी हो जाएगी। रिएक्शन नंबर 7 अलग कलर से क्यों है भाई साहब, क्योंकि ये भी एक SLP रिएक्शन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट ने अकेले ने खुद के दम पे बिना ETC की हेल्प लिए ATP बनवाया है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे नाम उसका GTP है, GTP और ATP मतलब लगभग सेम ही है, गुआनोसिन है उधर एडिनोसिन है। 5वीं और 6ठी देखो, इसमें CO2 बाहर है यानी कि कार्बन डाउन रिएक्शन है। अपन ने लिखा था ना उधर CO2 H2O और क्या बनेंगे, एनर्जी, तो एनर्जी तो मैंने दिखा दी, SLP में भी एनर्जी बनती है, पानी बाहर निकल रहा है और CO2 बाहर निकल रही है, ठीक है। अब शुरू में अपन ने क्या 4 कार्बन का मॉलिक्यूल यूज करा था ना, अपन ने तो नहीं बनाया ऐसे, ये पहले से था, तो वही इसमें रीजनरेट भी हो जाता है। देखना पूरी रिएक्शन घूमी, अपन ने लिए सिर्फ 2 कार्बन थे, तो वो 2 कार्बन, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 कार्बन जो अपन ने बाहर से लिए थे ना, बाहर से मंगाए थे लिंक रिएक्शन से, ये 2 कार्बन अपन ने CO2 में निकाल दिए, ये 2। बाकी जो 4 कार्बन अपन ने पहले से यूज करे थे पड़े पड़े, वो रीजनरेट हो गए इस पूरी साइकिल में, ठीक है। तो ये खूबसूरती है स्क्रैप साइकिल की कि इसमें 4 कार्बन तो कभी जाते ही नहीं है कहीं, वो वापस रीजनरेट होते जाते हैं। बस शुरू के 2 कार्बन पकड़ाओ, CO2 पानी बाहर निकालो और एनर्जी ले जाओ, सीधा काम, ठीक है। अब चलते हैं एनर्जेटिक्स पे। हर चीज का हिसाब होना चाहिए भाई साहब जीवन में। तो वापस से हम एक ग्लूकोज को लेके चलेंगे, 2 पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में बना लिए थे, ठीक है। लिंक रिएक्शन में ज्यादा कुछ खास काम होता नहीं है, अभी मैं बता दूंगा क्या होता है। इधर आ जाओ,
लिंक रिएक्शन से अपन ने बनवा लिया था एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम को फिर तोड़फोड़ अपन ने क्रेब साइकिल में मचाई दी थी। तो एक ग्लूकोज, अगर क्रेब साइकिल की बात करूं मैं, तो एक ग्लूकोज से क्रेब साइकिल जो है वो कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी। और 2 बार क्यों चलेगी? उसका रीजन सीधा सा है कि एक ग्लूकोज, 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 2 बार क्रेब साइकिल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इधर आओ, एनएडीएच कितने बने थे ऊपर? 3। एक साइकिल में, एक क्रेब साइकिल में बात कर रहे हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो एनएडीएच कितने बने थे? 3। एफएडीएच2 बना था फ्यूमरेट वाला 1, और जीटीपी लगभग इक्वल टू एटीपी होता है, वो बना था 1। तो 3 और टैक्स काटते हुए नया कन्वेंशन है, मतलब ये अगर तुम 3 लिखोगे तो भी गलत नहीं है, पर 3 वाला क्या ओल्ड हो गया है, अब अपन थोड़े लेटेस्ट चलेंगे। 0.5 कम कर दो, तो 3 इंटू 2.5 कर दो। और इधर वैसे 2 के बराबर होता है नीट में, लेकिन अपन एमबीबीएस वाले हैं तो थोड़ी महंगाई है, तो 1.5 के बराबर है 1 एफडीएच2, और ये तो 1 का 1 ही है, इसमें कोई महंगाई नहीं है। तो 7.5, 1.5 और 1 यानी कि 10, और 10 ये यहाँ इंटू 2 भी लिख लो, 10 इंटू 2 तो 20 एटीपी। ये न्यू कन्वेंशन के हिसाब से 20 एटीपी अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेल्यूलर डिमांड्स ऑफ एटीपी कंट्रोल द रेट ऑफ टीसी साइकिल। ये बेसिकली यहाँ पे रेगुलेशन लिख रहा है कि टीसी साइकिल कब ज्यादा करनी, कब कब करनी, कब अप रेगुलेशन, कब डाउन रेगुलेशन। ये सब डिपेंड करता है कि अपने को एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर सेल के पास पहले से बहुत सारा एटीपी पड़ा है तो क्या जरूरत क्रेब साइकिल चलाने की, काय को बिना बात परेशान होना। तो डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, टीसी साइकिल कम चलेगी। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ ये टीसी साइकिल कम चलेगी ज्यादा चलेगी, असल में कि कोई साइकिल तो है नहीं जो रोड पे चलेगी। कम चलने और ज्यादा करने का मतलब ये है कि जो इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो कम या ज्यादा हो जाएगी। अगर साइकिल ज्यादा चल रही है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा चल जाएगी, एंजाइम जो बहुत सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर ये जो साइकिल है टीसी साइकिल, इसका डाउन रेगुलेशन हो गया तो इसके एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होगी, यानी कि थोड़े से सबस्ट्रेट को ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब 3 एंजाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी साइकिल के, वो है सिट्रेट सिंथेस नंबर 1, पहला ही स्टेप का एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। फिर है दोनों के दोनों डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, ये दोनों के दोनों और वो सिट्रेट सिंथेस 3 एंजाइम जो है ये इनहिबिटेड बाय एनएडीएच। एनएडीएच वही एक तरह से एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। तो एटीपी ज्यादा है या यूं कह लूं एनर्जी ज्यादा है, या यूं कह लूं एनएडीएच ज्यादा है, वन ऑफ द सेम थिंग है। ठीक है, एनएडीएच ज्यादा है तो ये तीनों एंजाइम क्या है, एनएडीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। एनएडीएच के प्रति सेंसिटिव होने की वजह से अगर एनएडीएच ज्यादा हो गया तो ये एंजाइम मना कर देंगे चलने से, और ये मना करते ही अपने आप क्रेब साइकिल का डाउन रेगुलेशन हो गया। तो एनर्जी थी और क्रेब साइकिल नहीं चली, यही तो उसका क्या है, रेगुलेशन। तो हमने समझ लिया क्रेब साइकिल का रेगुलेशन। अब चलते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, ये एक सेट अपन ने कंप्लीट कर लिया, मतलब ग्लूकोज लिया और उससे पूरी एक पूरी एनर्जी बना दी। तो ये यहाँ तक क्रेब साइकिल का नॉर्मल वर्किंग तो अपन ने पढ़ ली बॉडी की, कि कैसे अपन ऑक्सीडेशन करके जो अपना ग्लूकोज है, अपना फूड है, उससे एनर्जी बनाते हैं। अब अपन अलग अलग स्टेट्स में बात करेंगे कि जैसे मान लो ग्लूकोज अपने पास है ही नहीं, और अपन खाना भी नहीं खा रहे, अपन ने तो व्रत कर लिया या फास्टिंग कर ली, तो फिर ग्लूकोज कहाँ से आएगा? अपन एक्सटर्नली तो ले नहीं रहे। तो उसके लिए फिर हम एक प्रोसेस याद करते हैं जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगा तो अपने पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज आएगा, और वो कुछ भी एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा नहीं है, अपन ने खाया जो ही है, पर वो पहले स्टोर था, अब अपन उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बन कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट बात होगी साहब। ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज बन जाता है, पर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में नहीं कंसिडर करते, उसके लिए तो नाम ही अलग है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अभी आएगा आगे। तो नॉन कार्बन कंपाउंड मतलब जिनका कोई लेना देना ही नहीं था ग्लूकोज से, उनको भी पकड़ पकड़ के अपन ग्लूकोज बनवा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सबस्ट्रेट देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, लैक्टेट, पायरुवेट। ये लैक्टेट कुछ भी नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस को चला दो एनारोबिक में, वैसे ग्लाइकोलाइसिस को फर्क नहीं पड़ता है ऑक्सीजन है कि नहीं है, वो तो पायरुवेट बना के छोड़ देगी हमेशा। लेकिन अगर फिर वहां पे पायरुवेट के बाद डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन होगी तो पायरुवेट का पायरुवेट ही पड़ा रहेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर एक एंजाइम होता है लैक्टेट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, सॉरी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि फिर वो बना देता है पायरुवेट से लैक्टेट। तो वन ऑफ द सेम थिंग, अगेन नो वरीज। लैक्टेट पायरुवेट ठीक है। फिर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स याद करो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं अलानिन, एस्पार्टेट, तो वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आपके प्रोपियोनेट और ग्लिसरॉल जो फैटी एसिड के हैं ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट हो गए।
चलना कहाँ पे, लीवर। कोई भी पाथवे हो, कुछ याद नहीं आ रहा, लीवर। लीवर इज द आंसर, क्योंकि लीवर ही मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी है। तो कोई भी पाथवे हुआ उसे चलना तो अल्टीमेटली लीवर में है ही है। ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आरबीसी, टेस्टिस और किडनी का मेडुला, ये सब हाई मेटाबॉलिक एरियाज है। यहाँ पे मतलब तगड़ा तगड़ा काम चलता है। ब्रेन तो भाई साहब जिसमें बिल्कुल मतलब भूखा रहता है ग्लूकोज के लिए, ब्रेन इज ऑलवेज हंग्री फॉर ग्लूकोज। ये टोलरेट ही नहीं कर सकता कि इसके पास ऑक्सीजन कम हो जाए थोड़ी सी या ग्लूकोज कम हो जाए, क्योंकि ब्रेन क्या है, हायर सेंटर, तो इसको रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। तो अब दिक्कत ये कि अपन तो व्रत करते हैं, मानते नहीं है। अब व्रत करते मानते नहीं, तो बॉडी में तो ग्लूकोज डाउन जाता है ना बॉस। अब बॉडी में तो ग्लूकोज डाउन है, लेकिन अपनी बॉडी ये कतई अफोर्ड नहीं कर सकती कि ब्रेन में ग्लूकोज डाउन हो जाए। ब्रेन में ग्लूकोज डाउन, बंदा डाउन। इसलिए क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस चलता है ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आरबीसी, टेस्टिस, इन सबको बचाए रखने के लिए। तो ग्लूकोज नया सर्कुलेशन में आता रहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से, और अपना ब्रेन जो है आराम से फंक्शन कर देता है, बंदा डाउन नहीं होता है। वैसे नवरात्रे चल रहे हैं अभी, अगर ये नहीं होता तो बंदे सारे डाउन मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रोलोंग फास्टिंग की, वही नवरात्रा वाली कंडीशन है। मोर देन वन डे, मोर देन वन डे खेलो या दिन में मतलब 24 घंटे पूरा ही एक ही बार खाना खाया या बिल्कुल ही नहीं खाया, वो सब में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल जो कौन करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगी। ठीक है। अब सीधी सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने ग्लूकोज पकड़ के एनर्जी बना दी थी, है ना, या कोई और, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में तो एनर्जी तो क्या बोलूं उसे, तुम मान लो कि ग्लूकोज पकड़ा था और कोई और सबस्ट्रेट जैसे कि पायरुवेट बना दिया था। अब अपन क्या क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। अपन क्या करेंगे, पायरुवेट को लेंगे और ग्लूकोज बना देंगे। तो इसको हम नया नाम दे देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का बनना नए मोलिक्यूल से, नियो मतलब नया। तो इसको हम रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एकदम करेक्ट है। तो चलो कैसे करते हैं, करके बताते हैं। अब चैलेंज क्या है इसमें, भाई अपन ने कह तो दिया बोल लिए में तो कि अपन रिवर्स कर देंगे ग्लाइकोलाइसिस को, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बात ऐसी है कि भाई साहब ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है ना पूरी की पूरी, उसमें 10 स्टेप है, और 10 के 10 को रिवर्स करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इरिवर्सिबल है ना उन 10 में भी, जैसे 1, 3 और 10, फर्स्ट, थर्ड और 10, जो कि काइनेज एक्टिविटी मैंने बताया था, उनको रिवर्स करना बड़ी बात है, क्योंकि वो तो सिंगल डायरेक्शन में चलते हैं। तो उसके लिए क्या, फिर अल्टरनेट एंजाइम होते हैं। तो 3 एंजाइम को बाईपास करने के लिए कायदे से तो 3 ही चाहिए थे, लेकिन ये चैलेंज थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे अपने को 4 एंजाइम लग जाते हैं। जो लास्ट वाला एंजाइम था ना उसका, 10वें वाला, उस एंजाइम को बायपास, उस एंजाइम ने जो काम करा है, पीईपी को उसने बना दिया है पायरुवेट, उसको रिवर्स करना है, यानी कि पायरुवेट से वापस पीएपी को लाने में, पीईपी को लाने में हमें 2 एंजाइम लग जाते हैं, ना कि एक। तो वहां की वजह से, उस डिफरेंस की वजह से 3 स्टेप्स को बायपास करने के लिए अपने को 4 एंजाइम्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसकी साइट क्या है, मैंने यहाँ पे साइट कहीं भी किसी लाइन में नहीं लिख रही। असल में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, वो पूरा एक कंपार्टमेंट में नहीं होता है। मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन साइटोसोल, इसलिए कुछ बुक्स में आपको दिख जाएगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों कंपार्टमेंट की रिएक्शन है। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। अब आगे चलते हैं, ले लेते हैं वापस पायरुवेट को। अपने पास क्या है, पायरुवेट है, जो कि साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ है। अब इसको अपने को बनाना है पीईपी, जो कि पीछे था। अब ये सीधे तो बनेगा नहीं साइटोप्लाज्म की साइटोप्लाज्म में कोई, क्योंकि वो रिएक्शन क्या इरिवर्सिबल है, तो कहीं घुमा के इसे बनाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए पहले ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पायरुवेट जो है वो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया बता रखा है, बाहर बचा हुआ पूरा क्या पूरा है साइटोसोल। अब ये अंदर गया पायरुवेट। अब समझना, ग्लाइकोलाइसिस में मैंने 2 वाला चक्कर बता दिया था कि ग्लूकोज 6 वाला है, तो उससे तोड़ा तो 2 बन गए। तो पायरुवेट तुम 2 ही लोगे चलो शुरू से, ताकि अपने को वापस उधर ग्लूकोज पूरा का पूरा 1 मिले, क्योंकि आधा ग्लूकोज कुछ भी नहीं होता है। ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज, कम से कम मिनिमम 1 मॉलिक्यूल तो बनेगा ना। तो वो एक कैसे बनेगा, जब अपन ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट को 2 बार लेंगे। तो 2 के 2 मॉलिक्यूल ले जाओ तुम माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम, जो पहला अपना एंजाइम है ग्लूकोनेोजेनेस का, वो आ जाएगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, ये पायरुवेट को लेके और ऑक्जेलो एसीटेट बना देगा। ये भी 2 मॉलिक्यूल है, सब जगह 2 2 मॉलिक्यूल ही चलेंगे, तो 2 के 2 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट, जो तुम बोलो सब सही है। इस पे चला दो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कोई रिएक्शन का नहीं है, तो पड़ा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में वैसे ही। उसको ऑक्जेलो एसीटेट मिला, मेलेट में कन्वर्ट कर देगा, मेलेट में कन्वर्ट कर देगा और मेलेट बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये एंजाइम भी बहुत जरूरी है।
नाम लिखना नहीं है इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस में कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो 4 एंजाइम में, 4 एंजाइम में इसकी गिनती नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट को यहाँ से बाहर जाना ही नहीं आता। असल में बात यह है कि बाहर जाना नहीं आने से मतलब मेरा ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये इम्परमिएबल होती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के लिए, और इट इज परमिएबल फॉर मेलेट। तो ये तो ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये शांत तत्व दिखा के मेलेट में कन्वर्ट होता है इस एंजाइम की मदद से, और मेलेट फिर बाहर जाता है। और मेलेट बाहर जाने का वापस इसे इसकी याद आती है कि वापस मेरे को ये बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो ये एंजाइम फिर आता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के भी दो ही मॉलिक्यूल बनेंगे, और इससे फिर ये बन जाएगा पीईपी वापस। और पीईपी के लिए अब एंजाइम लगेगा, मैं इसको प्यार से बोलता हूँ पेप्सी के, पेप्सी के। पीपी से तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और सी के कार्बोक्सी काइनेज, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, दिस इज द एंजाइम, सेकंड एंजाइम ऑफ आवर रिएक्शन। तो ये बना देगा पीपी। अब ये देखो, ये 10वीं स्टेप थी ग्लाइकोलाइसिस की, जिसको अपन रिवर्स करने चले थे, तो इतना सारा कांड तो उस 10वीं स्टेप को रिवर्स करने में लग गया। तो आप समझ सकते हो मतलब काइनेज एक्टिविटी भाई साहब कितनी जोरदार है, इतने सारे एंजाइम लगाए एक रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए। पहले साइटोप्लाज्म में थे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में घुसे, फिर साइटोप्लाज्म में आ गए। अब काम आसान है, अब कुछ भी नहीं करना, पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस उल्टी करते चलो। पीपी के बाद पूरे डॉटेड लाइन का मतलब है वही रिएक्शन हो रही है पहले। अभी बस इधर इधर पहुंच जाओ, उसमें जो शायद तीसरा प्रोडक्ट था फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, वहां पहुंच जाओ, वहां तक आगे। अब वहां पे वापस ये काइनेज एक्टिविटी जा पड़ी। ये तीसरे नंबर की रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की। तीसरे रिएक्शन के बाद जो मतलब प्रोडक्ट बनता है ना, वो है ये फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, ठीक है। तो वापस से नया एंजाइम चाहिए। अब इस बार आसान है काम। बिसफोस्फेट है ना, तो यहाँ बिसफोस्फेट तेज कर दो, एज का मतलब होता है लाइसिस या तोड़ना। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट से अपने को बनाना है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। एक फोस्फेट कम करना है, फोस्फेट तेज दे दो। छठे नंबर का तो बच गया, पहले नंबर वाला फोस्फेट उड़ा दिया, तो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट फोस्फेट आ गया, और एंजाइम था फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेटेज, तो ये आ गया फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। अब इसको आगे वापस, ये तो वो है आइसोमरेज एक्टिविटी, ग्लूकोज फ्रक्टोज की जगह ग्लूकोज चेंज हुआ है, बाकी इसमें तो कुछ है नहीं। वापस वो पहले नंबर का काइनेज एक्टिविटी था ग्लाइकोलाइसिस में, अब वो पहले नंबर की काइनेज एक्टिविटी को वापस, जैसे वहां फोस्फेट का फोस्फेटेज करा था, यहाँ पे भी सेम काम कर दो। फोस्फेटेज ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज, और ग्लूकोज तुम बना लोगे, क्योंकि वो इसको तोड़ेगा, इसकी ग्लूकोज जो हटा, सॉरी फोस्फेट जो है वो हटा देगा, और ग्लूकोज ग्लूकोज बच जाएगा। कितना आसान है। ग्लूकोज बन तो जाएगा, लेकिन ये जो मसल है हमारी और एडिपोज टिश्यू है, यहाँ पे एंजाइम ही एब्सेंट है। ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम इज डेफिशिएंट इन आवर मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन लिवर। तो कोई पूछे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में किसने करामात दिखाई, कौन सा वो ऑर्गन है, कहाँ पे ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता कहाँ है, तो लीवर में होता है भाई साहब। मतलब नवरात्रा चल रहे हैं, लीवर अपना पूरे जोर पे है। जो जो भी व्रत कर रहे हो ध्यान रखना, लीवर को बचा के रखो, ठीक है। अब ये 4 एंजाइम्स जो है वो एक साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, याद कर लेना, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पेप्सी के, और फिर तो एज एज लगाना है, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज और ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज। रेगुलेशन देख लो, सबसे शॉर्ट में बताया हुआ है। फास्टिंग में अपने को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। फास्टिंग कर रहे हैं भाई साहब, व्रत कर रहे हैं, ग्लूकोज वैसे ही नहीं ले रहे बाहर से, तो चाहिए ही चाहिए अपने को ग्लूकोज। तो क्या करो, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा दो। तो फास्टिंग में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ये अपने को पता पड़ गया, ठीक है। अब फास्टिंग में हार्मोन कौन सा निकलता है, ग्लूकागोन और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये हार्मोन निकलते हैं फास्टिंग में, और फास्टिंग में होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो भाई भाई हो गए ना आपस में, यानी कि ये प्रमोट करेंगे इसे, ठीक है। और ग्लूकागोन का उल्टा इंसुलिन को करना ही करना है, इसका धर्म है कि ग्लूकागोन जो करेगा, ग्लूकागोन कहेगा ए तो इंसुलिन कहेगा बी, तो वही काम ये यहाँ पे करता है। एल्कोहल लीवर को खराब करता है, ऐसे याद रखना। एल्कोहल जो है वो लीवर को खराब करता है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देता, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन लीवर, ठीक है। अब अगर इतनी ज्ञान भी समझ में नहीं आए तो और आसान कर देता हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस का जी, ग्लूकागोन और ग्लूकोकोर्टिकोइड का जी मिला देना, यानी कि जी जी जी। ग्लूकागोन ग्लूकोकोर्टिकोइड और ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सारे प्रमोटर हैं, बचे हुए इंसुलिन एल्कोहल जो है वो इनहिबिटर है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की। अभी तक मैं व्रत करवा रहा था, अब खूब खाओ, खूब खाओ,
तो ग्लूकोज जो है अपनी बॉडी में बढ़ जाएगा। अब एक सर्टेन लिमिट तक तो ब्लड में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पर फिर अपने नॉर्मल इंडिविजुअल है भाई साहब, अपन अपने थोड़ा डायबिटीज है जो बढ़ता ही जाएगा। एक लिमिट पे आने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, इससे ऊपर जाने नहीं देगा। इंसुलिन जाने ही नहीं देगा ग्लूकोज को इससे ऊपर ब्लड के अंदर। तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अपन ने खाया तो था, वो गया कहाँ? वो स्टोर हो जाता है लीवर में। अगेन लीवर प्लेज अ की रोल। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन विच इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया, ग्लूकोज को स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन बनाने के लिए। इतनी आसान भाषा भी समझ में नहीं आई तो और आसान लो। पैसों के मामले में आजकल सब ड्रीम इलेवन पे खूब चल रहे हैं। पैसों के मामले में तुम समझ जाओगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। जो अपने हाथ में लिक्विड मनी जो होता है ना, अपने जो घर पे रखा हुआ है, जो अपनी जेब में, जो अपने पर्स में है, ये होता है लिक्विड मनी। यानी कि जो करंट है सेविंग अकाउंट का है, वो भी आप मान सकते हो कि वो अपन एटीएम के द्वारा कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये सब तो है ग्लूकोज अपनी बॉडी में। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जो अपन ने लिख के दे दिया कि इतने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट है, तो वो फिर उस टाइम तक अपन निकालेंगे नहीं। तो वो फिक्स डिपॉजिट होता है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज तो हाथों हाथ यूज होता है, खत्म होता है, बढ़ता चढ़ता रहता है। और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजिनेसिस चलेगी तो बनेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी तो घटेगा। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस की, कि क्यों जो ग्लाइकोजन का बनना है यानी कि ग्लाइकोजिनेसिस है वो इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी में। तो वही अगेन, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल को एक लिमिट में रखना है, उससे ज्यादा नहीं जाने देना है। अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो उस ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो उसको ऊपर ले जा रहा है, उसको पकड़ो, ग्लाइकोजन बना के लीवर में पटक दो। तो ये काम बिटवीन द मील्स जो है वो करने का काम होता है इसका। अब बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रॉपर की, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस होता कैसे है। तो ये तो पता है अपने को कि ग्लूकोज लेना पड़ता है और उससे फिर ग्लाइकोजन बन जाता है। पर वो कैसे बन जाता है? कहने की बात, कहने से थोड़ा बन जाता है। वो ऐसे बन जाता है कि ग्लूकोज आता है, उस पर ग्लूकोकाइनेज एक्ट करता है। ग्लूकोकाइनेज इज प्रेजेंट इन लीवर, लीवर में होता है, ठीक है ना। और बना देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज का ही तो भाई है, बस लीवर में क्या है? ये जो ग्लूकोकाइनेज है ये हेक्सोकाइनेज का ही तो भाई है। तो वही काम ये भी कर देगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा। इसके बाद आएगा एंजाइम फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। फोस्फोग्लूकोम्यूटेज क्या करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। म्यूटेज, याद करो म्यूटेज। एक से छह पे, छह से एक पे, मतलब वही आइसोमराइजेशन है, ट्रांसफर कर रहा है सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब आ जाओ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ये यूटीपी, यूरिडिल ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिल ट्राइफॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड। यहां से आप ग्लूकोज जोड़ देगा इस पे, यूटीपी पे ग्लूकोज जोड़ देगा। एंजाइम का क्या नाम है? यूडीपी ग्लूकोज पायरोफोस्फोराइलेस, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफोस्फोराइलेस, ये क्या करेगा? ये यूटीपी लेगा, ग्लूकोज लेगा और दोनों को जोड़ देगा, ठीक है। ये टी से डी कैसे आ गया? ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट कैसे हो गया? एक फॉस्फेट निकल जाता है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकल जाता है, तो यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है। यूडीपी ग्लूकोज के लिए आप एक चीज, एक वर्ड याद रखना, यूडीपी ग्लूकोज इज ग्लूकोज डोनर। ग्लूकोज डोनर, दानी। यानी कि अगर किसी को पकड़ाना है अपने को ग्लूकोज बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज का पैकेट नहीं देके आते, अपन देके आते हैं उसे यूडीपी ग्लूकोज। तो जहां पे भी जैसे ग्लाइकोजन बनानी है तो बहुत सारे ग्लूकोज जोड़ने हैं अपने को, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है? इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बहुत सारे लाने हैं ना, तो लेके कौन आएगा जोड़ने के लिए? यूडीपी ग्लूकोज लेके आएगा, क्योंकि ये क्या है? डोनर। ये फटाफट से ग्लूकोज पकड़ा के निकल जाता है। एक और बात याद रखना,
ग्लाइकोजन ग्लूकोज जोड़ के बनती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट एक ग्लूकोज दो ग्लूकोज और जोड़ दिए तो दो वाले ग्लूकोज फिर एक और तीन ग्लूकोज चार ग्लूकोज, ऐसे नहीं होता है। इसको चाहिए प्राइमर, ग्लाइकोजन प्राइमर। तो प्राइमर पहले क्या कैसे बनाना पड़ता है, उसके लिए मतलब थोड़ी सी मेहनत होती है। तैयार माल लेना पड़ता है ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन क्या एक प्रोटीन है। ग्लाइकोजेनिन जो है वो एक प्रोटीन है, और इस पे हम जब ये यूडीपी ग्लूकोज की बारिश कराते हैं तो ये यूडीपी ग्लूकोज क्या ग्लूकोज देता है, यूडीपी तो अलग हो जाता है। और इस पे देखो ये ग्लाइकोजेनिन पे ग्लूकोज जुड़ गए, ये 6 वाला वो है ग्लूकोज। तो इस चीज को बोलते हैं हम ग्लाइकोजन प्राइमर। और ये जो ग्लाइकोजन प्राइमर है, इस पे आगे जब और यूडीपी ग्लूकोज की हम बारिश करवाएंगे तो एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा ग्लाइकोजन सिंथेस, जो कि मेन एंजाइम है पूरी की पूरी ग्लाइकोजिनेसिस का। वो इस चेन को इलोंगेट करता जाएगा। ला भाई ग्लूकोज, जोड़ते जाऊं जोड़ते जाऊं जोड़ते जाऊं, एन लिख रहा है, एन बोल लो एक्स बोल लो, मतलब आगे तक जोड़ते जाएगा ग्लूकोज को। ठीक है, इसको बोल दिया अपन ने ग्लाइकोजन। अभी भी नहीं बोलेंगे, अभी भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ही नहीं है भाई साहब। ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है और ब्रांच्ड पॉलीमर है, और यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट चेन है। तो इसमें अपने को ब्रांचिंग कराने के लिए क्या एंजाइम चाहिए, ब्रांचिंग एंजाइम। ये कौन सी लोकेशन होती है, वन, ये वाली होती है फोर, ये होती है वन, ये वन, और ये वाली होती है फोर। ये पता है ना आपको? तो ये क्या है, अल्फा वन फोर बॉन्ड, ग्लूकोज ग्लूकोज, तो ये अल्फा वन फोर चेन है। अपने को अल्फा फोर सिक्स भी चाहिए ताकि ब्रांचिंग हो, ये अल्फा फोर सिक्स, ये देखो यहाँ रही। तो ये वाली बनाने के लिए अपने को ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए, इसका नाम क्या रहेगा, ग्लूकोसिल अल्फा फोर सिक्स ट्रांसफरेज। इधर से ग्लूकोज उठाएगा और चार पे भेज देगा। अब ये एक नहीं उठाता, ये 5 से 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भेजता है ऐसे ब्रांच बनाने के लिए। तो कुल मिला के अपने को क्या करते जाना है, सबसे पहले ग्लाइकोजेनिन लेना है, उससे प्राइमर बना लिया। प्राइमर में दो तीन ही जुड़ते हैं, ज्यादा नहीं जुड़ते। प्राइमर मतलब छोटी चीज, दो तीन। ठीक है, फिर उस पे क्या करना है, अपने को करना है इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब चेन लंबी करना है, ग्लूकोज जोड़ते जाना है, और फिर उसके साथ अपने को करते जानी है ब्रांचिंग। एक नहीं, कई कई ब्रांचिंग होती है ऐसे। तो ये ब्रांच, अब ये ब्रांचिंग एंजाइम ब्रांचिंग करता जाएगा, तो लंबी भी हो रही है चेन और ब्रांचेस भी डलती जा रही है, ब्रांचेस भी डलती जा रही है। तो इसकी वजह से एक ब्रांच चेन पॉलीमर अपने को मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। और यही हमें चाहिए था। ग्लूकोज को हमने स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन में, ये हो गया हमारा ग्लाइकोजिनेसिस। अब उसको तोड़ने की बारी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन जो कि स्टोर्ड है लीवर में, उसको बर्बाद करना है, उसको डिग्रेड करना है, उसको तोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं व्रत, नवरात्रा चल रहे हैं, व्रत कर रहे हैं हम। तो हमारी बॉडी को चाहिए बीच में ग्लूकोज। खाना तो खा नहीं रहे, बाहर से आना नहीं है, तो या तो दो रास्ते हैं, या तो करा लो ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने में एक तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है कि उसमें जो सबस्ट्रेट यूज होते हैं ना, वो उनके और भी कई बहुत बढ़िया बढ़िया काम है। अब वो बढ़िया बढ़िया काम छोड़ के ग्लूकोज बनाने में आते हैं। तो बॉडी देखती है कि मतलब क्या करना सही रहेगा। दूसरा प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़ के बना सकती है। अब ग्लाइकोजन अगर बर्बार भरमार है ग्लाइकोजन की लीवर में, तो क्यों ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगी? वो आराम से ग्लाइकोजन तोड़ तोड़ के बनाती रहेगी। जिस दिन ग्लाइकोजन खत्म हो गया, फिर अपन पकड़ पकड़ के लाएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस एनालिसिस में। फर्स्ट पॉइंट क्या, डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, अब ये बोलने में तो क्या है, रिवर्सल है ग्लूको सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस का। हाँ रिवर्सल तो है, लेकिन इसमें जो एंजाइम्स लगते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि उनके उल्टो चला दी, क्योंकि वो जो स्टेप है आप देखना वो इरिवर्सिबल स्टेप्स है। तो ऐसे कंप्लीट, जैसे अपन ने उधर ग्लाइकोलाइसिस को थोड़ा बहुत एंजाइम ऊपर नीचे करके रिवर्स कर दिया था, वैसे यहाँ नहीं कर सकते। इसके लिए तो पूरा एक कंप्लीट सेट ऑफ न्यू मशीनरी हम हमको चाहिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए। तो इट इज थ्योरेटिकली, मतलब बोलने के लिए फाइनल और मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख के आप बोल सकते हो कि रिवर्स रिएक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके इंटरमीडिएट्स अलग हैं, इसके एंजाइम्स अलग हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोजिनेसिस, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब ग्लाइकोजन ले लिया, ऊपर जो बनाया था वो ग्लाइकोजन ले लिया। ये देखो ये एक चेन जा रही है, ये इस पे ब्रांचिंग ऐसे कई सारी होती है। अपन इधर एक से ही सीखेंगे कि क्या होना है। तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये सारे भी कलर चेंज का मतलब ये कुछ नया नहीं है, ये सब ग्लूकोज एक जैसे ही है। ठीक है ना? अब ये पहला ग्लूकोज, दूसरा, तीसरा, ऐसे एन तक बहुत सारे ग्लूकोज है इस ब्रांच वाले में भी। ठीक है ना? ये अल्फा वन सिक्स बॉन्ड है, ये अपने को पहले से पता है। आगे चलो,
मेन एंजाइम वापस से उधर सिंथेस था, इधर फोस्फोराइलेज है। उधर था ग्लाइकोजन सिंथेस, इधर है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। इट इज द मेन एंजाइम, मतलब एक एंजाइम बताना हो पूरी रिएक्शन के लिए तो उधर पीएफ के था, फिर सिंथेस आया, अब फोस्फोराइलेज है। अब ये जो मेन एंजाइम है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज का क्या काम है, ये ग्लूकोज हटाता जाएगा। ये ग्लूकोज इसने देखो ये इतने सारे ग्लूकोज थे, अभी इतने से ही रह गए, एक दो तीन चार ही रह गए, जबकि यहाँ कितने थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ये सारे ये हटाता जाएगा, और सिर्फ इधर से ये सेंटर है ना, तो इससे एक दो तीन चार इधर छोड़ देगा और एक दो तीन चार इधर छोड़ देगा। इस वाले से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। और इधर भी देख लो, एक दो तीन और चार, ठीक है। तो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज की एक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है कि ग्लूकोज को हटा देता है, ठीक है। अब ये जो चार 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 में खेल रहा हूं ना, इसको बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। देखने में ग्लाइकोजन जैसा ही है, लेकिन अभी छोटा हो गया, इसका नाम लिमिट में आ गया है, तो इसको बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। इस पे एक्ट करेंगे भाई साहब डी ब्रांचिंग एंजाइम। उधर था ब्रांचिंग, इधर है डी ब्रांचिंग। अब क्या है, अपने को अच्छी नहीं लग रही ब्रांच, स्ट्रेट कर दो। स्ट्रेट करने के लिए क्या है, अभी एक बार में नहीं होगी कि ये पूरा का पूरा यहाँ से उखड़े और इधर आ जाए, इधर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये जो अलग कलर में मैंने दिखाए थे ना, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम की खास बात है कि ये तीन को उठा के इधर लाता है ब्रांच से। उसने छोड़े कितने थे, चार, ये तीन को उठा के इधर ले आया, तो यहाँ एक बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। और ये फिर दोबारा एक दूसरा डी ब्रांचिंग एंजाइम, ये तो क्या है, 1,4 को तोड़ सकता है सिर्फ, अल्फा 1,4 बॉन्ड को तोड़ सकता है। इसलिए इसकी मजबूरी है कि इसको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 1,4 है लेकिन यहाँ 1,6 बॉन्ड है, तो ये इससे नहीं टूटता। इससे क्या 1,4 तोड़ता है तो वो तो ये तोड़ के इधर लगा देता है, फिर 1,6 तोड़ने के लिए अपन एक नए भाई साहब को बुलाते हैं, ये भी डी ब्रांचिंग है, लेकिन ये 1,6 वाला है। तो ये 1,6 वाला तोड़ता है और इसको फ्री कर देता है, जोड़ता उड़ता नहीं है फिर कि तू जाए सही, अब कोई मतलब नहीं, 1,6 से हमें काफी दिक्कत होती है, तू निकल। तो ये ग्लूकोज को पहले फुर्सत में निकाल देता है और हमें मिल जाती है एक स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब अपने को तो ग्लूकोज चाहिए था, ये तो ग्लूकोज की माला है, माला वाला नहीं चाहिए, सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। तो फर्दर एक्शन ऑफ फोस्फोराइलेज, और फोस्फोराइलेज एक्टिविटी होती है, फोस्फोराइलेज वही उखाड़ने वाला, ग्लाइकोजन इसने तोड़े थे ना बहुत सारे, तो यही स्ट्रेट चेन को भी यही खाएगा। स्ट्रेट चेन से एक एक ग्लूकोज निकालेगा, बना देगा ग्लूकोज 1 फोस्फेट, फोस्फेट के साथ निकलेंगे, इसलिए ग्लूकोज 1 फोस्फेट है। अब फोस्फोग्लूकोम्यूटेज दे दो, तो ये 1 से 6 पोजीशन पे बिठा देगा, और 6 पोजीशन से बिठा दे तो अपना वो एंजाइम आ जाएगा ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज, जो केवल लीवर में प्रेजेंट होता है, मसल और एडिपोज टिश्यू में एब्सेंट होता है। तो ये वापस इससे ग्लूकोज बना देगा। मसल और एडिपोज टिश्यू की सुन लो, बार बार नाम आ रहा है कि वहाँ ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है ना, तो वहां पे ये मिलता है आपको, फिर ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज ही कभी भी वहां पे ऐसे प्योर ग्लूकोज। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस के बारे में। अपन ने ग्लाइकोजन बना भी लिया, उसको तोड़ भी लिया, अब अपन बात कर रहे हैं डिजीज की कि क्या बीमारी देखने को मिलती है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। मैंने सिर्फ एक चूज करी है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा बीमारी वाला, वरना नहीं आएगा। तो इसका नाम है वॉन गिर्क्स डिजीज। इसको टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं, टाइप 0 भी होती है, ध्यान रखना, 0 फिर 1 2 3 ऐसे नंबर आगे बढ़ता है। तो ये टाइप 1 में आती है। इसमें कौन से एंजाइम का डिफेक्ट है, वही हमारा प्यारा ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज, ये जो ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज ये ना, इस वाले एंजाइम का डिफेक्ट है इसमें। अब क्या क्या मैनिफेस्टेशन अपने को देखने मिलेंगे, इतने सारे पॉइंट है, अब इतने सारे बोल रहा हूँ तो इनमें से चार तो याद रख लेना कम से कम, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट इन हिपेटोसाइट्स, लीवर की सेल में और रीनल सेल्स में ये ग्लाइकोजन जो एक्यूमुलेट हो जाएगा। लीवर भाई साहब एनलार्ज कर देना, क्योंकि स्टोरेज डिजीज है तो लीवर में स्टोरेज होता है तो वो एनलार्ज हो जाएगा। किडनी एनलार्ज हो जाएगी। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग के दौरान आपका जो ग्लूकोज था नॉर्मल कंडीशन में तो रिकवर होना चाहिए था, ग्लाइकोजन था वो टूट जाता, लेकिन अब ये स्टोरेज डिजीज है, यहाँ पे जो एंजाइम है ये तोड़ ही नहीं रहा है, ग्लूकोज साला बन ही नहीं रहा है, तो कहाँ से आएगा। तो वो जो व्रत कर रहा है उसका व्रत ही हो जाएगा, उसका वो जो ग्लूकोज है वो कमी रहेगा। लैक्टिक एसिडेमिया, यानी लैक्टिक एसिड बनेगा बहुत सारा। हाइपर लिपिडेमिया, लिपिड्स बढ़ जाएंगे, और लिपिड्स क्यों बढ़ जाएंगे उसका रीजन जरूरी नहीं है समझना, पर बता देता हूँ कि ये जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस में भी था, तो और भी कई जगह पे होता है, तो ये फिर वो प्रोसेस करेगा, और ज्यादातर रिएक्शंस क्या एम्फिबोलिक नेचर की है, मतलब जुड़ी हुई है इनडायरेक्टली, तो वो इंटरमीडिएट्स फिर उधर निकल लेंगे, इधर काम नहीं बना उनका तो वो लिपिड बना लेंगे, तो उसकी जैसे लिपिड्स बढ़ गए,
इसी तरह से कीटोसिस हो जाएगा और गाउटी अर्थराइटिस भी हो जाएगा। ये गाउटी अर्थराइटिस जो है ना, ये तुम एक कार्ड डालता हूं ऊपर, इसमें आएगा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में, तो उसमें गाउट पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि क्या रिलेशन है, मतलब इसका। एचएमपी शंट भी जुड़ जाएगा, एचएमपी शंट अगला आ ही रहा है टॉपिक। एचएमपी शंट जुड़ जाएगा इस कार्ड में, आपको गाउटी अर्थराइटिस मिल जाएगा और पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म मिल जाएगा। तो ये जो कार्ड आ रहा है, ये वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। अब ध्यान से सुन लो, पूरी वीडियो में तुमने ढंग से देखा हो चाहे नहीं देखा हो, स्किप कराओ चाहे नहीं कराओ, आगे अब स्किप मत करना। ये टॉपिक जो है, ये पूरी वीडियो का एसेंस लेके बैठा है, मतलब लास्ट में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है तुम्हें। आगे सब तुमने समझ लिया, अब तुम्हें एक ओरिएंटेशन मिल चुका है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि एचएमपी शंट आखिर बला क्या है। ठीक है, एचएमपी शंट से जुड़ी एक बड़ी फनी बात है, इसका दूसरा नाम, मतलब पता नहीं क्यों मैंने ऐसा देखा कि सारे लोग याद ही नहीं रखते। दूसरा नाम है इसका पीपीपी। कितना आसान है, पेंटोस फोस्फेट पाथवे, पेंटोस फोस्फेट पाथवे। अब क्यों बोल रहा हूं मैं इसका दूसरा नाम याद नहीं रखते, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने याद ही नहीं रखा कि इसका दूसरा नाम पीपीपी होता है और चल गया पेपर देने। एचएमपी शंट पूरा आता है उसे। अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि एचएमपी शंट बताओ तो पूरा बता के आता, लेकिन वहां क्वेश्चन क्या दिया एग्जामिनर ने कि डिस्क्राइब पीपीपी, शॉर्ट नोट आ गया, और भाई साहब वो छोड़िया कि ये तो पीपीपी है, मैंने तो एचएमपी पढ़ा है, तो इसलिए सेकंड नाम जो है इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जैसे दोस्तों को ज्यादा कुछ आता नहीं है मेरे, आगे बढ़ते हैं। इट इज ए अल्टरनेट पाथवे फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। मैंने शुरू में बता दिया था आरबीसी पढ़ाते पढ़ाते कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, और अंडरस्टूड है कि बीच में लिंक रिएक्शन भी आ गई। इन तीनों का अल्टरनेट पाथवे इज एचएमपी शंट। ठीक है, ग्लूकोज से CO2 रेस टू, और यहाँ लिख दो, यहाँ क्या लिखना चाहिए, एनर्जी। तो जी हाँ, एम्बलगिटी है यहाँ पे एक, समझाता हूँ। ग्लूकोज से CO2H2 एनर्जी बननी चाहिए कायदे से, बनती भी है, लेकिन उसका फॉर्म अलग रहता है। मतलब कि यहाँ पे CO2H2 के साथ एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी जो है वो डायरेक्ट एटीपी नहीं मिलके आपको NADH मिलेगा, NADPH, ये रहा। ठीक है ना, यही है ये एनर्जी। अब एम्बलगिटी क्यों बोली थी मैंने, क्योंकि बहुत सारे क्या समझते हैं कि अगर एटीपी नहीं बन रहा तो एनर्जी नहीं बन रही, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए जस्ट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, एटीपी नहीं बना है एनर्जी नहीं बनी, भाई साहब ऐसा नहीं है। हो सकता है इनडायरेक्टली कहीं एटीपी बन रहा हो, तो वो यहाँ होता है, यहाँ पे NADPH है जो कि बाद में एटीसी से इंटरेक्ट करेगा और एटीपी बना के लिए आएगा। तो एचएमपी शंट में ये बात ध्यान रखना। और फिर आगे बात करते हैं कि इसमें पेंटोजेस भी बनते हैं। NADPH तो बन ही रहा है, पेंटोजेस यानी 5 कार्बन की शुगर्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं एचएमपी शंट प्रॉपर को। ये जरूर याद कर लेना यार, पीछे वाली तुम्हें याद हो चाहे नहीं हो, ये तो जरूर याद कर लेना एचएमपी शंट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना। अगर मैं एग्जामिनर हूं और मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन देना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट जो भी मेरा मन हो, तो मैं फिक्स है बिना सोचे समझे एचएमपी शंट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्योंकि और कोई इतना बढ़िया चीज ही नहीं है जिसपे तुम लिख पाओ और मतलब इतना बढ़िया शॉर्ट नोट दिखा पाओ। तो सबसे बढ़िया है एचएमपी शंट, इसे याद रख लेना। तो शुरू करते हैं ग्लूकोज से। असल में एचएमपी शंट का जो रिएक्टेंट है ना, वो ग्लूकोज नहीं होता, ये शुरू होता है सेकंड नंबर से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन तुम्हें समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ग्लूकोज से शुरू हो गया। यहाँ पे शुरू करने का सेंस मेरा ये है कि क्योंकि अपन ने ग्लाइकोलाइसिस को भी ग्लूकोज से शुरू करा था, और मैंने बोला है कि शंट पाथवे ग्लाइकोलाइसिस के लिए, क्रेब साइकिल के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लूकोज दिखाया है। अदरवाइज कोई नॉर्मल जनरल आपकी क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ एचएमपी शंट का रिएक्टेंट क्या है, तो वहां पे ग्लूकोज नहीं लिखना है, वहां पे लिखना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब आगे चले। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है ग्लू 6 फोस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। 6 फोस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनाने के लिए एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, इससे हाइड्रोजन लेके Na प्लस को देगा, NADH बन गया। अब देखो एनर्जी तो बन रही है ना। असल में वो जो मैंने आपको कांड बताया है ऊपर, वो इसलिए बताया है, एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है एचएमपी शंट के लिए। वो लाइन क्या है, नो एटीपी इज यूज्ड, यानी कि नो एटीपी इज यूटिलाइज्ड और प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड इन एचएमपी शंट। अब ये लाइन पढ़ के बच्चे बावले हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि एचएमपी शंट एक बेकार रिएक्शन है, इसमें ना एटीपी यूज होता है ना एटीपी बनता है, तो इसमें कोई एनर्जी बनती ही नहीं है। ये धारणा गलत है, यह थी वो एम्बलगिटी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अदरवाइज एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो NADPH तो बना दिया हमने,
और ये यहाँ पे 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन भी बना दिया। इसके बाद ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज एक एंजाइम है, हाइड्रोलेज पानी फेंक देगा ये, तो H2O इसके साथ जोड़ेगा और 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो एंजाइम ये प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन पे एंजाइम एक्ट करेगा फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन डिहाइड्रोजिनेज। फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, CO2 भी निकालेगा, हाइड्रोजन भी डिहाइड्रोजिनेज है तो हाइड्रोजन भी निकालना है और NAD+ को दे देगा तो NADPH ये भी यहाँ पे बनता है। तो इस रिएक्शन में राइबोलोज 5 फॉस्फेट, क्योंकि 6 कार्बन और CO2 गई बाहर, 6 में से गया 5, तो 5 कार्बन का राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल्स का नंबर समझा देता हूं। यहां पे ध्यान रखना कि ये जो HMP शंट है ना पूरा का पूरा, ये 6 ग्लूकोज से शुरू होता है, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है स्टार्टिंग मटेरियल, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू। अब 6 याद रखना बड़ा आसान है, इसमें भी 6 आ रहा है, ग्लूकोज खुद 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो कैसे भी बिठा लेना, 6 से शुरू करना है। यहाँ पे 1 से शुरू नहीं होएगा, ये खास बात है HMP शंट की। जब इसकी नेट रिएक्शन अगर तुम्हें लिखनी हो ना, वो अभी समझ जाओगे पूरी की पूरी, तो वो 6 से ही बन सकता है। अभी पूरी जब समझा दूंगा तब समझ में आ जाएगा कि एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इस 6 से बनेगा। तो यहाँ पे अभी ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट भी 6 ही बनेंगे भाई, यहाँ 6 है तो ये 6 ही चलेगा पूरा मामला। तो यहाँ पे 6, अब उन 6 को तुम मन में डिवाइड कर लो 3+3 में। 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट को एक बार में पढ़ा देता हूँ, फिर अगले 3 के लिए भी वही काम कर देना, ठीक है। तो अब ये 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट है आपके पास, एक पे चलेगा एपीमरेज, एक और पे एपीमरेज चलेगा और एक पे चलेगा कीटो आइसोमरेज। ये 3 बताने थे इसलिए मैंने आपको ये गणित समझाई। तो एपीमरेज एपीमरेज कीटो आइसोमरेज, ये जो एंजाइम है कुछ भी नहीं आइसोमराइजेशन कराता है। ये 5 का है ना, ये तीनों, ये और ये तीनों 5-5 के ही हैं, देख लो, यानी कि कार्बन ऊपर नीचे नहीं छेड़ते, ये तो सिर्फ आइसोमराइजेशन वाले। एपीमरेज चलेगा तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा, यहाँ पे भी वही बनेगा। कीटो आइसोमरेज अगर चल गया तो राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये राइब्यूलोज है, ये राइबोज है। अब ये इन दो को देखो फिलहाल, एपीमरेज और कीटो आइसोमरेज ने ये बनवा दी जाइलुलोज और राइबोज 5 फॉस्फेट। इन दोनों पे चलेगा एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। अब इन दोनों पे ध्यान दो, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट पे, इन पे चल रहा है ट्रांसकीटोलेज। अभी ट्रांसकीटोलेज को समझने के लिए यहाँ आओ जरा, इस कोने पे, यहाँ पे देखो ट्रांसकीटोलेज लिख रखा है और एक ट्रांस अल्डोलेज भी लिख रखा है। ट्रांसकीटोलेज क्या है, 2 कार्बन का ट्रांसफर कराता है। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, तो 2 कार्बन इधर से उधर करवाएगा तो वो ट्रांसकीटोलेज है, अगर 3 कार्बन इधर से उधर करवाएगा तो वो एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज है, ठीक है। अपन ट्रांसकीटोलेज से बात कर रहे हैं, यानी 2 कार्बन इधर से उधर होंगे, 5 और 5, एक 5 के 2 कार्बन उठा के इधर डालो, इसके इधर डालो या इसके इधर डालो, दोनों 5-5 के हैं तो वो बात एक ही है। तो 5 में से 2 यहाँ चले गए तो इसमें तो 5 और 2 7 कार्बन, ये देख लो 7 कार्बन का है। और बचे हुए जो 3 कार्बन है, बचे हुए जो 3 कार्बन है उसका ये प्रोडक्ट बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये सूडो हेप्टिवलोज 7 फॉस्फेट, ये 7 कार्बन का मिल गया। तो 5 और 5, 2 का इधर उधर करा तो 7 और 3, फिर 3 का कर दो, ट्रांस एल्डोलेज चला दो इन दोनों पे, तो 7 वाले में से अब इसमें से 3 उठाएगा नहीं है, क्योंकि इसमें से 3 उठा लिए तो ये तो खत्म हो गया ना, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए इसमें से 3 नहीं उठा सकते, तो इसमें से 3 उठाने पड़ेंगे। तो ये 7 में से 3 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और 7 में से 3 तो इधर गए, यहाँ खुद के पास कितने बच गए, 4 कार्बन, इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। अब इस 4 कार्बन को यहाँ छोड़ दो थोड़ी देर, वापस यहाँ आओ, ये 3 थे, एपीमरेज एपीमरेज कीटो आइसोमरेज चलवाया था, एक एपीमरेज वाले से बात कर ली, दूसरे एपीमरेज वाले से करेंगे। अब इसने भी जाइलुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ बना था, यहाँ भी वैसे का वैसे ही बनेगा। अब ये जाइलुलोज और ये 4 वाला, ये जाइलुलोज और ये 4 वाला मिलके बनाएंगे, देखो एक साथ दिखेगा, अब दिखेगा, ये 4 वाला और ये जाइलुलोज, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इन पे एंजाइम चलेगा ट्रांसकीटोलेज, जैसे यहाँ चला था वैसे यहाँ चलेगा। 5 और 4 है लेकिन इस बार, तो 5 और 4 में क्या होगा, इस 5 वाले से ये 2 उठाएगा और इस 4 वाले को दे देगा, इस 5 वाले से ये 2 उठाएगा और इस 4 को दे देगा, तो 5 में से 2 इसके पास गए तो 4 और 2 तो 6, तो ये हो गया, 5 में से 2 गए तो 3 यहाँ बच गए। अब ये जो 3 है ना भाई, ये अगली बार जो 3+3 वाला 3 आएगा ना, उस टाइम पे भी ये 3 ही बनेंगे, और उस टाइम वाले 3 और ये पहले वाले 3 को जोड़ के वापस 6 बन जाएंगे।
ठीक है। अब यही रीजन है, ये जो 3 वाला है ना, 3+3 होएगा यहाँ पे, मतलब ये 3 G3P है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोबारा वापस ये जो 3 का सेट बनेगा और ये G3P अगेन सेकंड नंबर का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा, फिर दोनों मिलके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेंगे। ये जो कहानी है ना, यही रीजन है कि मैंने शुरू में बताया था कि ये अपने को 6 ही चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक से ये इतना सब पढ़ा ही नहीं सकते आप। तो मिनिमम है कि एक एचएमपी शंट पूरा चलाने के लिए 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट अपने को होती। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी आसान था। एचएमपी शंट मेन बात ये है कि एक तो ट्रांसकीटोलेज ट्रांसअल्डोलेज से खेलना सीख जाओ। इसके लिए कुछ भी नहीं, 2 और 3 कार्बन का अपना सिंबल था मोटा है, वो ध्यान रखना, और बाकी ये थोड़े से ग्लूकोनोल इलेक्ट्रॉन वगैरह याद कर लेना। बाकी तो ये काफी आसान है, मतलब 5 5 7 3 6 4, बहुत आसान है। अब लास्ट स्लाइड है, देखो जल्दी से खत्म करूंगा, ज्यादा परेशान नहीं कर रहा। लास्ट स्लाइड में क्या है, सिग्निफिकेंस बताया हुआ है एचएमपी शंट का। मेरी एक पर्सनल राय है सभी को, कोई रिएक्शन तुम्हें आती हो चाहे नहीं आती हो, कोई साइकिल तुम्हें आती हो चाहे नहीं आती हो, सिग्निफिकेंस तो आना ही चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस क्यों होती है अपनी बॉडी में, कोई ऐसे पूछ ले तो क्यों होती है? भाई ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने के लिए होती है, अपने को एनर्जी चाहिए रहती है। अब पायरुवेट क्यों बनाते हैं अपन? क्योंकि क्रेब साइकिल चलानी है, क्रेब साइकिल से एनर्जी निकालनी है। अब क्रेब साइकिल तो एसिटाइल को एंजाइम में चाहती है, अपन तो पायरुवेट बना रहे हैं, तो हाँ भाई साहब लिंक रिएक्शन रहती है ना, लिंक रिएक्शन रहती है बीच में। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंस है, मतलब कि हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसे याद करना सबसे आसान होता है। ये याद करना और नंबर भी बढ़िया दिला के जाता है। तो जब भी एचएमपी शंट लिखो, सिग्निफिकेंस जरूर लिखना, एचएमपी शंट के साथ सिग्निफिकेंस जरूर लिखना। अब अपन ने दो चीजें बनाई है देखा जाए तो एचएमपी शंट में, एक तो ये हर जगह एनएडीएच एनएडीपीएच एनएडीपीएच जो निकल रही है ये, यानी रिड्यूसिंग पावर, या तुम एनर्जी भी बोल सकते हो इसे, तो ये है। और ये जो लास्ट में बच गए थे, ये बच गया था, इसने तो रिएक्ट करके बना लिया था, तो ये बच गया, ये बच गया, और ये दो मिलके ये बना लेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी बच गया। तो ये तीन क्या है, शुगर्स। तो ये भी अपने एचएमपी शंट के एक प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे अपन बोल सकते हैं कि अपना एचएमपी शंट है वो दो चीजें बनाता है, एक तो पेंटोज शुगर्स और एक एनएडीपीएच। तो इन दोनों का जो इंपॉर्टेंस, जो काम अपनी बॉडी में है, वही अपने एचएमपी शंट का इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटोजेस। ठीक है, तो पेंटोजेस क्या करेगी, एक तो डीएनए आरएनए सिंथेसिस, डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपके, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी इसका पॉइंट है। तो ये जुड़ जुड़ के तो डीएनए आरएनए बनाएंगे। तो इसलिए पेंटोजेस जो इंपॉर्टेंट है, और एचएमपी शंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पेंटोजेस बनाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनएडीपीएच या रिड्यूसिंग पावर या एनर्जी की। तो एनएडीपीएच वैसे एनर्जी देता है बॉडी को, ये तो हमें पता ही है, लेकिन इसके सेवरल पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे कि एनएडीपीएच जो है वो और क्या क्या फंक्शन हमारी बॉडी में करता है। सबसे पहले तो फैटी एसिड और स्टेरॉइड में एनर्जी यूज होती है बनने के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए। तो और सेम फॉर अमीनो एसिड्स, तो यहाँ पे एनएडीपीएच का रोल आ गया। एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन जितनी भी अपनी बॉडी में, क्या है, ये परोक्साइड है, H2O2 ये बनता है, तो ये अपने बॉडी का ऑक्सीडेशन कर देगा क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाता है। तो ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो बनाता है, उसको खाने के लिए, उसको कह सकते हैं कि बॉडी से हटाने के लिए हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो अपने रिड्यूस फॉर्म में होता है, वो उसको पकड़ के ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर अगेन वो रिसाइकल कर लिया जाता है। इसकी वजह से, NADPH की वजह से, ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम के चलने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइज को रिड्यूस करने का काम किसका, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का, और रिड्यूस को ऑक्सीडाइज करने का काम है ग्लूटाथायोन परोक्सीडाइज का, क्योंकि परोक्साइड से वो ऑक्साइड आयन आया था। ठीक है, तो ये प्रोसेस काफी आसान है, याद रख लेना। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये भी लीवर का फंक्शन है, लीवर में होता है। लीवर में आपको मिलेगा साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450। इसकी फंक्शन के लिए भी NADPH जरूरी है, जो कि अपने लीवर में पाया जाता है। फिर फेगोसाइटोसिस जो फॉरेन पार्टिकल्स का होता है, वो भी एनर्जी मीडिएटेड प्रोसेस है, एनर्जी उसमें भी चाहिए। आरबीसी की मेम्ब्रेन स्टेबिलाईजेशन में भी NADPH का रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होगा, सिचुएशन आएगी जिसमें आपको कहा जाएगा कि एनएडीपी एचएमपी शंट नहीं चल रहा है, एनएडीपी नहीं चल रहा। आरबीसी में तो एचएमपी शंट ही एनर्जी चाहिए, प्लस मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए भी है, तो आरबीसी के लिए तो बहुत जरूरी है एनएडीपीएच और एचएमपी शंट। वो नहीं चल रहे तो इंटीग्रिटी ब्रेक होगी, तो आरबीसी का नंबर कम होगा, आरबीसी का होएगा लाइसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि NADPH कम होने से एनीमिया भी हो सकता है। आइलैंड्स में भरा हुआ मिलता है NADPH, भरपूर मात्रा में NADPH मिलता है आइलैंड्स में, वेरी वेरी हाई कंसंट्रेशन में मिलता है, टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। आइलैंड्स की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए जो
चीज है वो है अपना ये NADPH। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ। काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस करे हैं। छोटी छोटी चीजें मैं मानता हूँ छूट जाती है, लेकिन हमें ये देखना है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम कैसे गेन कर सकते हैं, एग्जाम में नंबर हम कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए ये जो जितने भी हम रिवीजन टाइप्स की जितनी भी वीडियो डाल रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अगर आप डिटेल के शौकीन है, आपको तो डिटेल ही पसंद है, तो डिटेल याद करनी हो तो इंडिविजुअल वीडियो देखो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ हम टेस्ट लिंक नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट लिंक है वो हम एक इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ा के ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो आप सिर्फ एक वीडियो देखो और सीधा अपने मेन टेस्ट ही देखने जाओ, बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जिसने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, इतनी बड़ी वीडियो देखने के बाद भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।